हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग फिर से एक नया बीपीएससी एडीओ के लिए मॉक टेस्ट मैथ का सोल्व करने वाले हैं, जिसमें कि बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें कह रहा है कि राहुल की आयु सीमा की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ कि सीमा अगर एस फॉर सीमा, आर फॉर राहुल, ठीक है। सीमा अगर 1 है तो राहुल 3 है, ठीक है। फिर कहता है 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु, देखिए लक्ष्मी एक और इसमें शामिल हो गया, राहुल की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 वर्ष होगी। तो ये आपका क्या है, ये वर्तमान आयु का रेशियो 1 और 3। यहाँ पे हमको पता है कि 4 वर्ष बाद राहुल 31 का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद 31 का होगा, तो राहुल का वर्तमान आयु क्या होगा, 31 में से 4 घटाएंगे, तो 31 में से 4 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 का वैल्यू 27, तो 1 का वैल्यू 9। तो ये सीमा का आयु जो है वो 9 निकल गया, ठीक है। अब निकालना है आपको लक्ष्मी का। इसमें देखिए 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु राहुल की आयु की 2 गुनी थी। तो 4 वर्ष पहले राहुल की आयु निकालते हैं। 4 वर्ष का 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23। इसका दुगना हो गया 46। तो 46 जो हो जाएगा लक्ष्मी का उम्र, वो 4 वर्ष पहले का है, वर्तमान पूछ रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 46 4 50। तो 9 और 50 वाला जो है वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर क्रमशः 15%, 20%, दो लगातार क्रमिक छूट, मतलब लगातार छूट देने पे 1955 में मिल रहा है। तो पहला छूट देखिए 15%। 15% का फ्रैक्शन में देखो 15/100 मतलब कि 3/20 होता है। तो 20 का सामान में 3 छूट देगा तो 17 में मिल रहा है। 20% छूट का मतलब 1/5, 5 का सामान जो है आपको 4 में मिल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो गया और ये 68। 100 का सामान आपको 68 में मिल रहा है, लेकिन यहाँ करा है कि 68 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1955, ठीक है। 100 का निकाला। तो सबसे पहले हमें इसका छोटा रेशियो अगर निकाल ले, मतलब 68 का वैल्यू थे, काटते हैं यहाँ पे देखिए 17 से, 17 चक 68, 4 का वैल्यू निकलेगा, 17 एकम 17 हो गया, बच जाएगा यहाँ पे 2 पर 5 25, 17 एकम 17, फिर 8 पर 5 17 पच्चे 50, 115 हो गया। तो 4 का वैल्यू 115, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर 25 से हम गुना करेंगे तो 100 का वैल्यू निकलेगा ना। तो मत समझिए कि इसमें हम 25 से गुना कर दिए, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 100 का वैल्यू। तो 125, 115 गुने 25। अब अगर इसमें बेच रहे हैं, देखिए यदि अंकित मूल्य पर, ये अंकित मूल्य निकल गया, बेचने पर इस पर कोई छूट नहीं देंगे तो 25% का लाभ हो रहा है। मतलब ये आपका वैल्यू जो हो गया वो 25% का, अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 1/4 होता है, ठीक है। तो 4 पे 1 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू 5 का दिया हुआ है और हमको निकालना है 4 का वैल्यू, ठीक है। 4 क्रैमल होगा। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग करना पड़ेगा और 4 से गुना कर देंगे तो 4 का वैल्यू निकले। तो 5 से कटेंगे इसको, देखिए यहाँ पे 23 हो जाएगा और ये 25 चक 100 होने वाला है, इसलिए इसको नहीं काटे, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2300। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 भाग पर बेचा जाता है, ठीक है। वास्तविक जो विक्रय मूल्य होगा उसके 33/40 भाग पर बेचा जाता है, तो 25% की हानि होती है। मतलब ये समझिए कि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य जो होगा एसपी वो है 40, ठीक है। अगर उसको हम 33 में बेचते हैं तो 25% का हानि होता है। तो 25% का मतलब क्या होगा, 1/4, 4 में एक हानि होता है। तो 25% का मतलब 1/4, तो 4 में एक हानि तो होगा, तो 3 हो गया। तो 3 का वैल्यू 33, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44, 11 गुना हो गया। तो 44 रुपया जो आपका, ये आपका हो गया सीपी, ठीक है। अब आगे करा कि यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचा जाता, इसका अगर हम 32, यहाँ पे 32% है, इस पे बढ़ा दे तो इसका 32% देखें कि इसका 32% कितना होगा, ठीक है। तो 32% हो गया, 32 बटा गया 100, 0 से 0 कट गया, इसको गुना करेंगे हम तो ये 12.8 हो जाएगा,
ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो 12.8 अगर हम 40 में जोड़ देते हैं तो हो गया आपका 52.8। ठीक है, तो हमको फ़ायदा कितना का होगा, यहाँ 44 सीपी है, सीपी पे फ़ायदा होता है। देखिए 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52 होता है, तो ये 8.8 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब यहाँ 44 देखिए, 44 से कंपेयर करेंगे तो 10% हो जाएगा 4.4, 20% हो जाएगा 8.8, तो 4 आंसर होगा। पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, यदि ए, बी और सी को एक साथ 8 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक का 80% भर जाता है। अब इस बात को सबसे पहले समझिए कि 8 घंटे के लिए खोला जाता है तो 80% भर जाता है, तो 100% भरने में कितना लगेगा, 10 घंटा। ठीक है, मतलब 10 घंटा में जो है वो 100% भर देगा। कौन, तो ए, बी, सी तीनों मिलके। ठीक है, ये बात इससे पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग कार्य मानेंगे। ठीक है, जैसे ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है 20 घंटे में, और ए, बी, सी तीनों को अगर एक साथ चालू कर दे तो वो 10 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। इससे भाग देंगे, इसका क्षमता 5 होगा, इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 6। तो 6 जो क्षमता प्राप्त होगा ए, बी, सी तीनों का, और ए प्लस बी का देखते हैं यहाँ पे 8 है। इसका मतलब सी का क्या होगा, ये तो खाली करने वाला माइनस में होगा, तो सी का कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तभी तीनों को मिला के 6 पूरेगा प्लस में। तो सी का क्षमता पता चल गया -2। अब सवाल आगे कहता है कि प्रारंभ में पाइप बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। बी की क्षमता 3 है, इसको 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 4 तिये 12 काम हो जाएगा। तो 12 घटा दीजिए, अब जो बच जाएगा वो 48 काम। तो अब हिसाब हमको लगाना है 48 काम पे। अब आगे कहता है कि पाइप ए और सी साथ मिलकर टैंक के शेष भाग को कितने घंटे में, तो 48 बच गया है, इसको भरना है ए और सी को मिलके। तो ए का क्षमता है 5 और सी का क्षमता है -2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 3 क्षमता हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे तो 16 बार में ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स, वाई और जेड की कुल आय जो है वो 75,000 है। तीनों को मिला करके 75,000 है। एक्स की आय का वाई और जेड की संयुक्त आय से अनुपात 3:7 है। इसका मतलब ये है कि देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, एक्स और बट्टा वाई प्लस जेड, इसका अनुपात है 3:7, 3/7। दूसरा बात करें आगे कि और y की आय जो है का x और y z की संयुक्त आय से अनुपात 4:11 है। मतलब ऊपर y होगा, ठीक है, नीचे हो गया x प्लस जेड का संयुक्त, इसके साथ अनुपात है 4:11। अब इससे अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें यहाँ पे आ रहा है आपको 3 और 7 10, यहाँ पे 4 और 11 15, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो 30 हम पुराते हैं, तो 30 पुराने के लिए यहाँ पे देखिए 10 है तो 3 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, नीचे भी 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 9/21। यहाँ पे 30 पुराना होगा क्योंकि देखिए 4 और 11 15 है, तो 2 गुना करना होगा इसको, तो हम टोटल यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये 8/22 हो गया। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्स का क्षमता जो है वो, एक्स का जो है वैल्यू वो 9 होना चाहिए, वाई का 8। ठीक है, तो जेड का कितना होगा, तो अगर हम वाई का 8 घटा दें, क्योंकि देखिए वाई प्लस जेड जो है 21 है, 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स, वाई, जेड तीनों का अगर अनुपात पूछा जाए तो हो जाएगा 9, एक्स का 9, वाई का 8 और जेड का जो होगा वो हो जाएगा 13।
ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड का रेशियो पता चल गया। ठीक है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है 75,000, इसको जोड़ दीजिए, 9 8 17 और 13 30, 30 का वैल्यू दिया हुआ है 75,000 और पूछ के इसका रहा है जेड का, मतलब 13 का। ठीक है, तो देखिए हम अगर काटते हैं यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 2500, एक का वैल्यू हो गया 2500, 13 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 13 से गुना कर देंगे तो 300 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। देखिए 13 पच्चे 65 होगा, 13 से गुना करना, 13 पच्चे 65 का 5, 13 दूनी 26 और 6 32। तो सी 3 नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें रेशियो बस आपको निकालना था। और ऑप्शन भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें 13 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 का मल्टीपल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 नंबर ही केवल है। तो मल्टीपल देख के भी हम लोग आंसर पता कर सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है। इसको थोड़ा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि एक दौर में ए जो है बी को 35 सेकेंड से हराता है। ए जो है वो बी को 35 सेकेंड से हरा देता है। ठीक है, और कह रहा है कि और बी सी को 45 सेकेंड से हराता है। बी जो है सी को, बी की बात करेंगे तो बी जो है सी को 45 सेकेंड से हराता है। ठीक है, तो बी की चाल ए और सी की चाल का औसत है। मतलब ये कहेंगे कि ए प्लस सी बाई 2 इजकल टू बी, जो स्पीड होगा। ठीक है, ए बी सी का हमें स्पीड मान लेते हैं, ये पॉइंट है। ए की चाल ए मान लिए, बी की चाल बी है, सी की चाल सी, तो ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात थोड़ा सा समझिए कि कह रहा है कि ए को मान लीजिए कि x सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ए को अगर x सेकेंड लग रहा है तो बी को कितना लगेगा, 35 सेकेंड ज़्यादा लगेगा। अगर हम ए को मान लेते हैं कि x सेकेंड टाइम लग रहा है तो बी को कितना लग जाएगा, x प्लस 35, और सी को कितना लग जाएगा, तो 20 से थोड़ा 45 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 45 और जोड़ देंगे इसमें बी वाला में, तो ये 80 हो जाएगा। तीनों का टाइम पता चलेगा और डिस्टेंस तो सेम है, तो जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो स्पीड का इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, ये हो जाएगा 1/x प्लस 35, और सी का हो जाएगा 1/x प्लस 80। ये तीनों का स्पीड का क्या हो गया, रेशियो निकल गया। ठीक है, क्योंकि ये टाइम का आपको रेशियो, जब टाइम का रेशियो का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो। अब यहाँ पे औसत चाल दिया हुआ है, मतलब ये कहेंगे कि ए प्लस सी का जो चाल जोड़ेंगे, ये आपका ए है पहला, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए और सी को जोड़िए। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1/x प्लस 1/x प्लस 80 बराबर जो होगा वो 2b होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और b का क्या वैल्यू है, b, तो b का हो जाएगा 1/x प्लस 35। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन क्या बनेगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 80, ऊपर हो जाएगा x प्लस 80 प्लस x, नीचे देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा नीचे, तो इधर x प्लस 35 ही होगा।
अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक्स एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, 2x प्लस 80 है, नीचे हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 80x। यहाँ पे देखिए 2 है और इधर x प्लस 35 है। अब ये 2 से अगर इसको हम काटते हैं, ये 2 कॉमन लेके दोनों में, तो ये आपका x प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग सोल्व करेंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 अगर सब में से कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा आपका x प्लस 40 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 80x और इधर हो जाएगा आपका 1/x प्लस 35। क्रॉस गुना यहाँ पे करें तो क्रॉस गुना करने पे देखिए एक्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये 35x प्लस 40x। ठीक है, तो 35 प्लस 40 कितना होगा, तो 35 प्लस 40 जो है वो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 75x और इधर जो है 40 गुने 35 हो जाएगा। 40 गुने 35 कितना होगा, तो 35 को जब 4 से गुना करेंगे तो 140 होगा, उस पर 0 तो 1400 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 80x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, थोड़ा सा इक्वेशन सोल्व करने वाला और 80 में से 75 जाएगा तो 5x, 5x इधर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1400। तो अगर हम 5 से इसको काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से काटना है तो इसको डबल कर दीजिए, 200 कितना हो जाएगा 80 और एक 0 हटा देना। तो x का मान हो गया 280 सेकेंड। ठीक है, और आपको c का टाइम पूछ रहा है क्वेश्चन जो है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे किसका टाइम पूछ रहा है, c का, और a का 80 है तो x प्लस c का कितना हो जाएगा, x प्लस 80। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आ गया है 280 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 80, जब जोड़ेंगे तो 360 सेकेंड होगा। 360 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 6 मिनट सी होगा। थोड़ा सा इसमें जो है कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझना होगा और इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। ए से बी तक जो है कितना के स्पीड से जा रहा है, 40 के स्पीड से, और फिर बी से सी तक, बी से सी इसका स्पीड बढ़ गया और ये जा रहा है 60 के स्पीड से, 60 के स्पीड से। जहां बी ए और सी के बीच में है, बी तो हो गया ए और सी के बीच में। ठीक है, दूरी ए बी और बी सी का अनुपात 2:3 है। ए बी और बी सी का अनुपात है 2:3। वह सी से ए तक x किलोमीटर की चाल से वापस यात्रा करता है। यहां से जो आया वो x के स्पीड से आ गया वापस सी से ए तक। ठीक है, सी से जो है ए तक आया, वापस यात्रा करता है। यदि उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल 61.7/13 किलोमीटर, तो x का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। बस ये आपको समझना है कि कुल दूरी हमको पता होना चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए, तो हो जाता है औसत चाल। तो यहाँ कुल दूरी अगर देखते हैं रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 है, 3 है और टोटल कितना हो जाएगा 5। तो रेशियो जब दिया हुआ है तो इसको डिस्टेंस को हम उसी ऐसा नंबर मानेंगे जिससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे 40 से भी डिवाइड होना चाहिए, 60 से भी डिवाइड होना चाहिए।
तो ऐसा हम लोग करते हैं, तो इसको मान लेते हैं ये 40 से गुना कर देते, ठीक है, 40 का मल्टीप्लाई, तो ये 80 इसको मानेंगे 120 दूरी, ठीक है। ए से बी कितना मान लिए हम 80 और बी से सी कितना मान लिए 120। अब देखिए यहाँ पे कि दूरी कितना होगा, टोटल 80 हो गया प्लस 120, तो ये हो गया आपका 200, तो 200 गया 200 आया, तो टोटल दूरी हो जाएगा 400, कुल दूरी हो गया 400 बटा कुल समय बताना है। तो इसमें जो समय आपको पता चला, इसमें 2 घंटा लग रहा है, ठीक है, 80 किलोमीटर 40 के स्पीड से 2 घंटा, प्लस 120 गया 60 के स्पीड से, ये भी 2 घंटा लग गया, प्लस अब यहाँ पे जो है 100 या 200 जो गया, देखिए एक्स के स्पीड से जा रहा है, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। बराबर आपको देखना है कि 61.13 बटा, अब 61 को 13 से गुना करना है, देखिए 13 एकम 13 हो गया और 7 इसको जोड़ी दीजिए, 13 7 20 बच गया 2, 13 छक 78 हो जाएगा, 78 और 2 80, 800 और बटा कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ डायरेक्ट इसको 2 बार हम काटेंगे, ठीक है। अब इसको हमको x का वैल्यू इसमें पता करना है, ठीक है, तो इसको सीधा लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कि इसको हमको 2 से इसमें गुना कर देते हैं, इसमें 2 से क्या कर देंगे गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो ये समय गुना करना होगा, 4 + 4 हो जाएगा 4 + 4 और ये हो जाएगा 400 बटा x बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8x, इसमें भी थोड़ा सा इसको सोल्व करना होगा, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो देख लीजिए आपका इधर हो जाएगा 8x, तो 8x + 400 और x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 13x। अब इसको घटा दीजिए, 13 में से 8 जाएगा तो 5x बराबर 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 5 से काट दिए तो 80, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो कोई कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन के पीछे ट्रिक नहीं होता, इस क्वेश्चन के पीछे आप ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको क्या लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, उसके बाद आप कैलकुलेशन ऑप्शन में ध्यान रख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। 8 में देखिए कह रहा है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी डी मीटर लंबाई वाले एक सुरंग से 40 सेकंड में गुजरता है, रेलगाड़ी की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, डी का मान बताइए। तो कुल दूरी जो है इसमें जुट जाता है, ठीक है। रेलगाड़ी का हो गया 280 प्लस सुरंग का यहाँ पे डी दिया हुआ, तो यहाँ देखिए 40 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, 144 का स्पीड है, इसको अगर हम 5/8 18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब 40 सेकंड से इसको गुना कर दीजिए, तो 18 से देखिए 18 8, ठीक है, 18 8 जो होता है वो 144 होता है, यहाँ भी 8 5 40 हो गया, 40 को अगर हम गुना करते हैं तो 1600 हो जाएगा, 1600 में 280 घटा देना है, ठीक है। तो 200 घटाएंगे तो 1400, फिर 80 घटा दीजिए तो 1320, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI पर 2 और 3 वर्ष में, ये 2 साल का हो गया, ये 3 साल का। तो इसमें देखिए सिंपल से इसमें क्या होता है कि जो बढ़ता है ना वो R% ही बढ़ता है, तो आपको देखना है वृद्धि कितना हुआ है, 1440 से 1584 हो गया, कितना बढ़ रहा है, तो घटा दीजिए, 4 में से 0 जाएगा 4,
8 में से 4 गया 4, 5 में से 144 बढ़ रहा है। ठीक है, अब 144 देखिए 1440 का कितना परसेंट, डायरेक्ट एक जीरो हटाते हैं तो 10% निकलता है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये 10% है। तो रेट क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हो गया बोर्ड मास का रिलेटेड। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर काम किया। यहाँ पे देखिए 9 में से 6 गया, 3 3 6 हो गया। ठीक है, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, माइनस 18 हो गया। 6 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12। अब बच गया यहाँ पे -12। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 5 हो गया, इधर हो जाएगा फ्रैक्शन तोड़ने पे 4 3 12 1 13/4। और ऑफ का मतलब गुना ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कितना आ गया है, 6 में से हम क्या घटाए थे 18, तो -12 आ गया था। 4 से काटेंगे 3 बार में, 13 3 39, तो -39 हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पे 5 है। 39 में से 5 जाएगा, आंसर क्या होगा, माइनस में एक ही है। 39 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 34। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। यहाँ पे कह रहा है कि 110 किलो, 110 रुपया पर किलो और 125 रुपया पर किलो मूल्य के चावल के दो चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्रण का मूल्य 140 है तो तीसरी किस्म के चावल का मूल्य कितना होना चाहिए। तीनों को देखिए 1:2:3 के रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, टोटल निकालना होगा तो यहाँ 110 के एक के हिसाब से 110 हो जाएगा, प्लस 125 को 2 kg ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये 250 हो गया, और इसका पता नहीं है तो ये 3x हो गया, x मान लिए तो। अब इसको भाग देंगे हम कितना से, 3 2 5 1 6 से, तब जाके मिश्रण का निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बराबर 140 आएगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 6 से इसको गुना कर देंगे, 14 छक 84। ठीक है, 840 हो गया, इस दोनों को जोड़ दीजिए अब, तो ये आपका हो जाएगा 360। जब 360 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 480 जो होगा वो 3x का वैल्यू होगा। 3 से काटेंगे तो 160 हो जाएगा इसका x का। ठीक है, तो इसका 2 नंबर आंसर होगा। अब कह रहा है कि 70 का 30%, 72 के 1/6वें भाग से कितना प्रति अधिक है। तो 70 का 30% निकाले हैं, 10% क्या होगा 7, 30% 21, तो 21 हो गया। 72 का 1/6 करेंगे, 6 से भाग हो गया तो ये 12 हो गया। कितने प्रतिशत अधिक है, कितना ये अधिक है ये बताना। तो ये आपका यहाँ पे 9 अधिक है, कितना में, 12 में। ठीक है, तो 12 में 9 अधिक है तो कितना प्रति अधिक हो गया। तो देखिए 9/12 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं 3/4, 1/4 होता है 25%, 3/4 कितना हो जाएगा 75%। तो 75% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 पेपरों में संभवी द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है 37, और 6 पेपर में जो है 37 है औसत। 6 पेपर का कितना है 37, और यहाँ पे कह रहा है 7 पेपर का औसत नहीं, 7वें पेपर में उसे 51 अंक मिले। 7वां में कितना प्राप्त हुआ उसको 51, तो 7 पेपरों का नया औसत। देखिए अगर उसको 37 ही प्राप्त होता तो एवरेज 37 ही रहता। ठीक है, तो 37 प्लस कितना है 51 है, तो यहाँ देखते हैं 14। ठीक है, अब 37 प्लस 14, 14 एक्स्ट्रा आ गया,
तो 14 को जो है कितना में बांटेंगे 7, क्योंकि यहाँ पे 7 पेपर है। तो 7 से काटेंगे तो 2, मतलब एवरेज जो है 2 बढ़ जाएगा, कितना से 37 से। 37 2 कितना होगा 39। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको सब में फिर से बांटना है, क्योंकि जो औसत है उतना ही अगर लेके आएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम देखें कि 51 को क्या लिख सकते हैं 37 प्लस 14। चलिए इसमें देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 13 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 13 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर x पूर्णांक 1/y अंश में दी गई है तो नोट कीजिए x और y का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ब्याज की दर आपको पता करना है बस। तो समझिए कि ब्याज जो हो जाता है वो दुगुना 4 गुना हो जाता है। ठीक है, x जो है वो 4x हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया 3x। ठीक है, मतलब कि 3 गुना बढ़ रहा है। तो ब्याज की दर कितना होगा 300%। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, देखिए एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, है ना। साधारण ब्याज मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा x का, क्योंकि x हम मान लीजिए यहाँ पे ये p हो गया। r हमको निकालना है और टाइम जो है वो 13 है, 13/100 कर देखिए x से x कटेगा, यहाँ हो जाएगा 300/13, 300/13। इसको आपको पूर्णांक में बदलना है, ये आपका रेट प्राप्त हो गया। तो देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, बच जाएगा 4 0, 13 3 39, 1/13। यहाँ x माइनस वाई बताना है, तो 23 माइनस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें। अब करा है कि मोहन सोहन से एक नई साइकिल खरीदता है और 1 वर्ष बाद उसे श्याम को 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, 1 वर्ष बाद बेचता है। श्याम वही साइकिल सुमित को 40% हानि पर बेचता है। अंततः सुमित ने इस साइकिल के लिए 57,600 रुपये चुकाए, तो मोहन ने साइकिल किस मूल्य पर खरीदी। ठीक है, तो देखिए मोहन ने शोरूम से एक साइकिल खरीदा, तो मान लेते 100 रुपया में वो खरीदा शोरूम से। 1 वर्ष बाद 20 श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ कमाया, तो कितना में बेचा 120 में। श्याम वह साइकिल सुमित को 40% हानि पे बेच दिया। अब श्याम जो है यहाँ पे, सुमित है इधर कितना में 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 48, क्योंकि 10% क्या होगा 12। अब घटा दीजिए यहाँ पे, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो गया। यहाँ 11 बजेगा, 11 में से मतलब कि 72 हो गया। ठीक है, अब ये आपको 72 का वैल्यू दिया हुआ है 57,600। ठीक है, तो मोहन कितना में 100 का वैल्यू पूछ रहा है, बस काट दीजिए यहाँ पे। देखिए 9 से कटने वाला, इस भी 9 से कटेगा, 9 छक 54। ठीक है, और 9 चक 36, 6400 हो गया। 9 से काटेंगे 8 बार में, अब 8 से ये डायरेक्ट कटने वाला है, तो 1 का वैल्यू हो गया 800, 1 का वैल्यू 800, तो 100 का वैल्यू क्या होगा 800 पे 2 जीरो। ठीक है, 2 नंबर आंसर हो गया। तीन साझेदार ए बी सी का लाभ जो है इस प्रकार बांटते हैं अपने में कि ए का हिस्सा का 3 गुना, ए का 3 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना, बी का 6 गुना के बराबर है, और
सी के हिस्से के 12 गुने के बराबर है और सी के हिस्से के 12 गुने के बराबर, ये हो गया। तो लाभ का रेशियो बताना है, ठीक है। तो लाभ का रेशियो देखिए क्या होगा, रेशियो डिवाइड कर देना है, 12 से समय डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/4, इसमें 12 से भाग करेंगे तो b/2, इसमें अगर हम 12 से भाग करते हैं तो c/1 हो जाएगा। मतलब ये जो अनुपात होगा आपका 4:2:1 का अनुपात हो गया, 4:2:1। अच्छा यही तो पूछ रहा है, देखिए ए बी सी के लाभों का अनुपात ही पूछ रहा है, तो 4:2:1 हो जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 8:10:11। तीनों संख्याओं का योग है 145, तीनों को जोड़ दीजिए, 11, 8, 19, 10, 29। 29 का वैल्यू है 145, कितना गुना है ये, 5 गुना है। तो सबसे तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या है, 8 का वैल्यू, 5 गुना है तो 8×5=40, ठीक है। जो भी है वो 5 गुना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर 12.5% लाभ अर्जित करता है, विक्रय मूल्य पे, ठीक है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य पे समझिए, इसका मतलब देखिए 12.5% का मतलब सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पर कितना इसको लाभ होता है, विक्रय मूल्य अगर 8 है तो 1 का लाभ कमा रहे हैं, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सीपी जो था कम होता है, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से 1 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 8 में 1, यहाँ से देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पे क्या हो जाएगा, 12.5%। लेकिन यही बात कहता है क्रय मूल्य से क्या होगा, तो रिवर्स जाना है, 7 पे 1 लाभ हो रहा है, 7 पे 1 मतलब 1/7, और 1/7 कितना देता है, 14.28, ठीक है। तो 14.28 हो जाएगा, मतलब कि प्रतिशत बदलना है तो सीधे 100/7 है, 14×7=98 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सब क्या है, थोड़ा सा आसान है, ओरली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग। एक दुकानदार एक पेन को 10% की छूट देकर 45 रुपये में बेचता है। अगर 10% का छूट दे रहा है, मतलब कि ये 90% का वैल्यू हो गया। देखिए 10% का तो क्या होता है, 1/10, डायरेक्ट करेंगे, 10 पे 1 छूट दे रहा है, तो 9 का वैल्यू 45, कितना गुना है, 5 गुना, ठीक है। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 रुपया, 4 नंबर होगा। क्योंकि देखिए डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, 1 का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 5, टोटल हो जाएगा यहाँ पे, या 10 है, 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 50। तो ये ओरली आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए थैला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:1 में है। कुल जो है सिक्कों की संख्या 120 है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 120। तो बैग का मूल्य बताइए। तो ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सिक्कों का अनुपात, यहाँ सिक्कों की संख्या है, रुपया नहीं है। तो देखिए 2, 3, 5, 1, 6, 6 का वैल्यू हो गया 120, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, 20 से गुना करें, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये 60 होगा, ये 20 हो गया। ये सिक्कों की संख्या हो गया। तो बैग का मूल्य बता दीजिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं 1 रुपया वाला कितना है, 40 है, तो ये 40 रुपया हो गया, प्लस 50 पैसे वाला कितना है, 60, तो इधर तो 30 रुपया हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और 25 पैसा वाला जो है वो 20 है, ठीक है। तो 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया, 1/4 इसका करेंगे तो 5 रुपया। तो 40, 30, 70, 5, 75, 75 रुपया टोटल इसका मूल्य होगा।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक समकोण का आधार जो है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज बेस है। तो प्रिज्म जो होता है वो इस तरह का चित्र बनाता है, ठीक है। यहाँ से मतलब 3 सतह जो है आयताकार होता है, 2 सतह त्रिभुजाकार। ये लंबवत खड़ा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 180 है, 3 सतह होगा आयताकार, तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे इसमें तो 60 हो जाएगा। अब इसका एरिया 60 है, लंबाई चौड़ाई जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है 4, ठीक है। तो चौड़ाई आपका 4 यहाँ हो जाएगा, एल कितना होना चाहिए, तो भाग करेंगे 60 में 4 से तो 15। तो इससे ऊंचाई पता चल गया, लेंथ एल। अब क्षेत्रफल क्या होता है प्रिज्म का, आधार का क्षेत्रफल, आधार हो जाएगा आपका √3/4, 4 गुने 4, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, और गुना ऊंचाई देना है, ऊंचाई कितना हो गया 15। तो 4 से 4 कटेगा, 15 चक्कर 60, 60√3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको वर्गमूल देखना बस। 2209 ये किसका वर्गमूल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर सिंपल सा समझिए कि 50 का क्या हो जाता है 2500, ठीक है। अगर 45 का कहेंगे तो 45 का भी ट्रिक हम लोग जानते हैं, 5 वाला में 25 होता है, 1 ज़्यादा 20। तो मतलब 45 और 50 के बीच में होगा, लास्ट में 9 आना चाहिए। 9 किसके स्क्वायर में आता है, 7 वाला। तो ये कितना हो जाएगा 47, ठीक है। ऐसे ही समझिए 47 का स्क्वायर निकालना है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है। जब 49 का हम लोग निकालते हैं तो एक कम है, तो एक का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे, ठीक है। और 25 इसका बेस होता है, 25 में से बस एक घटा देंगे, 24 0 1। इसी तरह का 47 का स्क्वायर, तो 3 कम है 50 से, तो 3 का स्क्वायर 0 9 हो गया, और 25 में से 3 घटा देंगे तो 2209 जो होता है वो 47 का होता है, ठीक है। अब 47 में 2 जोड़ेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 71 में 7 घटाएंगे तो 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का।